नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्याय पहले का टॉपिक पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र। इस अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के अंदर हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और उसके अंतर। तो सबसे पहले जॉन नेविले कीन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो जॉन नेविले कीन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। यानी प्रकृति और क्षेत्र का उल्लेख करने वाले थे जॉन नेविले कीन्स। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे रेगनर कीन्स। तो सर्वप्रथम रेगनर कीन्स ने 1933 में व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया। अब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की अर्थ, उनकी मीनिंग, इंग्लिश वर्ड का, और ये इंग्लिश वर्ड किस भाषा से लिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्यष्टि और समष्टि, हम कुछ आधार लेते हैं। एक आधार लेंगे हम अर्थ का। तो व्यष्टि का अर्थ हो जाता है हमारा सूक्ष्म, और समष्टि का अर्थ हो जाता है हमारा व्यापक या बृहद। यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर व्यष्टि को हम माइक्रो के नाम से पुकारते हैं और समष्टि को हम मैक्रो के नाम से। जो ये माइक्रो और मैक्रो है, ये दो ग्रीक भाषाओं से बना है। इस भाषा से ग्रीक भाषा, जिसको अपन माइक्रोज और मैक्रोज के नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, फिर बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को दूसरे नाम कीमत सिद्धांत से भी जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कीमत सिद्धांत इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्तिगत इकाई वो है, जैसे एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है, एक फर्म है, तो वो कीमतों को ध्यान में रखकर उसका, चाहे उसकी अधिकतम संतुष्टि करना हो, चाहे उत्पादक को अधिकतम उत्पादन करना हो, या फर्म को लाभ और अधिक उत्पादन करना हो, तो वो कीमत को ध्यान में रख
जैसे एक उत्पादक अपनी कीमत को ध्यान में रखकर वो अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार मिले इसका ध्यान रखता है। एक उत्पादक निश्चित कीमत अपनी आमदनी से वो सोचता है अधिकतम उत्पादन किस प्रकार करें। एक फर्म अपनी कीमतों को ध्यान में रखकर यह सोचता है कि हमको लाभ कितना हो, अधिकतम लाभ किस प्रकार मिले और अधिक उत्पादन करके हम अधिक उत्पादन लाभ कैसे प्राप्त करें इस बारे में। दूसरा, हमारे वितरण के साधनों में भी कीमत को ध्यान में रखा जाता है। जैसे एक श्रम है तो श्रम है वो उनकी मजदूरी, उसकी कीमत है वो मजदूरी रहती है। जैसे भूमि का है, भूमि का उपयोग है में ली जाने वाली लगान है उसको ध्यान में रखा जाता है। पूंजी है तो उसकी कीमत ब्याज को ध्यान में रखा जाता है। और यदि उद्यमशीलता है तो उसकी कीमत लाभ को ध्यान में रखा जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को अपन कीमत सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो बचत के लिए लाभकारी माना जाता है। दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को हम यदि इंग्लिश की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हमारी संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, चाहे रोजगार का स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय आय हो, चाहे बेरोजगारी का स्तर हो, चाहे देश में बचत का स्तर हो, चाहे देश में निवेश का स्तर हो, चाहे आर्थिक विकास के अंदर उतार चढ़ाव हो, कितना हमारा वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। यानी संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि जॉन कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक दी जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी उसमें समष्टि अर्थशास्त्र को और अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का प्रयोग किया है। तो उसमें आय और रोजगार का सिद्धांत फोकस रूप में रखा, इसलिए कीन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा है। अब अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अंतर पढ़ेंगे, मुख्य अंतर क्या है। तो एक तरफ लेंगे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी तरफ लेंगे अपन समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पहला जो मीनिंग है वो देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उत्पादक एक उपभोक्ता या एक फर्म। दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, देश में रोजगार का स्तर, इत्यादि। बचत का स्तर हो सकता है, निवेश का स्तर हो सकता है, आपके बेरोजगारी का स्तर हो सकता है, आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देंगे, जैसे आलू की कीमत एक पर्टिकुलर बढ़ी है, तो आलू की कीमत बढ़ने से पूरी इकोनॉमी में कोई इसका चेंज
सिर्फ वो व्यक्तिगत एक आलू एक सब्जी एक पर्टिकुलर है तो उसकी कीमतों के अंदर परिवर्तन हुआ है, तो ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। जबकि पूरी देश की इकोनॉमी यदि मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव हुआ है या जो देश के रोजगार के स्तर में परिवर्तन हुआ है, तो ये एक संपूर्ण देश में हुआ है। तो संपूर्ण देश की जो परिवर्तन हो रहा है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा, इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। अब कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पहले बताया है कि एक उपभोक्ता है, एक उत्पादक है या एक फर्म है, वो कीमतों को ध्यान में रखकर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है, उत्पादक अधिक उत्पादन करने की कोशिश करता है और निश्चित कीमतों पर एक फर्म में वो लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत कहा है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत का सिद्धांत भी, क्योंकि प्रोफेसर केन्स ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी दी जनरल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्टमेंट में, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की विस्तृत जो अध्ययन किया है वो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने की कोशिश की है। इसलिए प्रोफेसर केन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत कहा। नंबर 3, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति का अध्ययन किया। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग व समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। चौथा अंतर हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण में आंशिक संतुलन पाया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन पाया जाता है। आंशिक संतुलन वो है, मान लीजिए किसी वस्तु की मांग का अध्ययन करना है तो उस वस्तु की कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं, वो आंशिक संतुलन माना जाएगा। यानी एक कारक को ध्यान में रखना, एक कारक है क्या है, एक कारक क्या है, उस वस्तु की मांग की क्या है, कीमत है। तो कीमत को ध्यान में रखकर जो अध्ययन किया जाता है वो आंशिक संतुलन कहलाता है। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन पाया जाता है। सामान्य संतुलन, जनरल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। यानी सामान्य संतुलन वो है जब वस्तु की मांग की कीमत का अध्ययन करना है तो वस्तु की मांग, उसकी कीमत और अन्य कारक में आती है उपभोक्ता की आमदनी को लेकर। उपभोक्ता की आमदनी हो सकती है, उत्पत्ति के नियम हो सकते हैं, प्रतिस्थापन के नियम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए वस्तु की मांग का अध्ययन करना है तो वस्तु की कीमत को अध्ययन वो आंशिक संतुलन कहलाएगा, लेकिन वस्तु की मांग का अध्ययन उसकी
कीमत के साथ अन्य कारक या उपभोक्ता की आमदनी, यदि उपभोक्ता की आमदनी को ध्यान में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है तो वो एक सामान्य संतुलन कहलाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सामान्य संतुलन पाया जाता है। पांचवा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में बचत लाभकारी माना जाता है। यानी बचत को यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में लाभकारी माना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बचत को अलाभकारी माना जाता है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र है जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो एक व्यक्ति यदि इकोनॉमी में कुछ पैसे बचत करता है या कुछ वस्तुओं की बचत करता है तो वो लाभकारी होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बचत है वो अलाभकारी है, क्योंकि वो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो यदि समष्टि अर्थशास्त्र में यदि बचत को अपन लाभकारी मानेंगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक्स में मंदी का दौर आ सकता है, क्योंकि सभी बचत करने लगने लग जाएंगे तो हमारा बाजार कैसे चलेगा, हमारा उद्योग कैसे चलेगा। तो इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में बचत हमेशा अलाभकारी है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो बचत है वो लाभकारी माना जाता है। और इसकी विस्तृत जानकारी आपको PDF के द्वारा भेज दी जाएगी। धन्यवाद।